इज्जत नहीं है, ऐसा नहीं है, औकात नहीं है, क्योंकि जिसकी औकात होती है ना, उसके चाहने वाले भी होते हैं, उसके नफरत करने वाले भी होते हैं। तो इंद्र बोला तो फिर ठीक है, एक तपस्या, एक ऐसा वरदान हमको भी दे दीजिए तो ताकि हमको भी उससे हारे नहीं। बोले तुम तपस्या किए हो, जब आप असफल हो तो आपकी कोई औकात नहीं है, लेकिन जब सफल हो गए, जब कामयाब हो गए, तो लोग आपके फोटो की भी कीमत देने आ जाते हैं। जब लोग आपके बराबर नहीं पहुंच पाते ना, तो वो आपको अपने बराबर लाने में लग जाते। गरीबी जब आए तो बुरा लगता, लेकिन यही गरीबी का पता जब दूसरों को चल जाए, अपनी गरीबी का, तो ज्यादा बुरा लगता है। और अमीरी जब आए तो अच्छा लगता है, और अपनी अमीरी का पता जब दूसरों को चल जाए तो और अच्छा लगता है। अरे भैया, आप जॉब के मालिक नहीं हो, जॉब के नौकर हो, तो आपके हाथ में जॉब की सिक्योरिटी हो ही नहीं सकती। आगे सारे भैया, सारे आगे सेशन में, सारे आगे, ठीक है। आज बड़े दिनों बाद दिमाग की नसें खोलने वाला सेशन एक बार फिर से करने वाले हैं। 2024 में अपने को जॉब सिक्योरिटी के बारे में नहीं सोचने की जरूरत है ना, फाइनेंशियल सिक्योरिटी के बारे में सोचने की जरूरत है। आज इसी के बारे में पूरा डिटेल सेशन हम करने वाले हैं। बहुत सारे एग्जांपल्स दूंगा, छोटी छोटी स्टोरी से कनेक्ट करूंगा आपको, मजा आएगा इसके सेशन में, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बस दिमाग की नसें खुली रखना। खैर, दिमाग की नसें खोलने का काम मेरा है, आप आंख और कान खुला रखना, ठीक है। देखो, अभी कुछ दिनों पहले मैं मुंबई गया था, तो हुआ क्या, पूरे दिन काम वाम करने के बाद वापस जब लौट रहे थे अपने होटल की तरफ, तो 11-12 बज गए थे। तो रास्ते में हमारे को एक ठेले वाला दिखा, और उस ठेले के साथ में बड़ी लंबी सी लाइन अपने को दिखी। तो मैंने सोचा भैया यहाँ क्या हो रहा है, ठेले पे ऐसा क्या हो रहा है जो इतनी लंबी सी लाइन लगी हुई है। तो पता करा तो पता चला कि यहाँ पर भैया वो मिसल पाव बिक रहा है। मिसल पाव जानते हो, मुंबई का बड़ा फेमस खाना है, मेरे को भी बड़ा पसंद है, मुंबई जाता हूँ तो खाता हूँ। तो मैंने देखा एक मिसल पाव बेचने वाले ठेले के बाहर रात को 11 बजे इतनी लंबी लाइन, तो मतलब कुछ तो खास लग रहा है इस मिसल पाव वाले में भैया। तो हमारे साथ जो बैठे थे, जो गाड़ी चला रहे थे, हमने उनको बोला भैया जरा बोलिए उनको ऑर्डर करके, ऑर्डर लाए। तो थोड़ी देर बाद वो जो बना रहे थे मिसल पाव, वो प्लेट में लेकर के आए। हमने सोचा गाड़ी में ही खा लेंगे, क्या बाहर निकले। तो मुझे जैसे ही देने लग गए, इत्तेफाक से वो मुझे पहचान गए, हमारे वीडियोस भी देखते थे, बड़े खुश से हो गए वो हमें देख करके, और बातें बातें करने लग गए। इतने में उनका कस्टमर पीछे से चिल्लाने लग गया, क्योंकि लाइन लगी हुई थी पीछे। तो हमने कहा कि कोई नहीं, आप पहले कस्टमर सर्व कर लो, उसके बाद आराम से हम बात करेंगे। तो उन्होंने बोला सर आप कहाँ रुके हैं, कहाँ रहते हैं। मैंने बोला आगे होटल, कुछ दूर आगे हमारा होटल था। हमने बताया कि इस होटल में हम रुके हैं। तो उन्होंने बताया कि कल सुबह सर मैं आपसे मिलने आना चाहूँगा, अगर आप समय दे तो मैंने उनको बोला भैया सुबह तो नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि हमारी सुबह 5 बजे फ्लाइट है, सुबह 5 बजे मैं निकल जाऊँगा। तब उन्होंने कहा कि 1:30 बजे मैं अपना ये काम ख़त्म करता हूँ, मैं 1:30 बजे आपके होटल आकर के आपसे मिलना चाहता हूँ। प्लस मेरा बेटा आपका बड़ा फ़ैन है, 14-15 साल का बेटा है, वो आपके वीडियोस देख करके आपसे मिल करके बहुत खुश होगा। तो अब कोई इस तरीके से बोले तो आप कैसे मना कर पाओगे, खास करके कोई बेटे छोटे बच्चे की बात करे तो। मैंने कहा ठीक है, मैं जगता हूँ 1:30-2 बजे तक, आप आ जाओ होटल, हम बात करेंगे बैठ करके। 2 बजे के आसपास वो अपने बेटे को लेकर के होटल आए। होटल के कमरे में हम बातचीत करने लग गए। उनकी बातें सुन के मैं शॉक हो गया। शॉक क्यों हो गया सर, एक मामूली मिसल पाव बेचने वाला, ठेला लगाने वाला, पिछले 4-5 सालों से जो ठेला लगा रहा हो, आपको क्या लगता है कितना कमाता होगा सर वो? सर कितना कमाता तो छोड़ो, आपको एक बात बता दूं सर, अगला 10-12 साल उसने अपना सिक्योर कर लिया था। 10-12 साल सिक्योर करने का मतलब समझ रहे हो, कि 10-12 साल तक अगर वो कुछ भी काम ना करे, ठेला उला कुछ ना लगाए, कुछ नहीं का मतलब कुछ नहीं, फिर भी उसको अपने फैमिली के सर्वाइवल में कोई दिक्कत नहीं होगी। इतना एसेट उसने लिक्विड एसेट बना लिया था। लिक्विड एसेट समझ रहे हो ना, मैं घर की बात नहीं कर रहा, जिस घर में रहते हो उस घर को एसेट बोलने की बात नहीं कर रहा। लिक्विड एसेट, कहीं प्लॉट खरीद कर डाल दिया है, कोई म्यूचुअल फंड, कोई SIP, कोई स्टॉक, ऐसी सी चीजें 10 साल 12 साल से ज्यादा वो सिक्योर कर चुका था अपना। मैं आपसे पूछता हूं, आपका कितने साल सिक्योर है? कहने का मतलब आपकी इनकम भगवान ना करे अगर बंद हो जाए किसी वजह से, जॉब की, बिजनेस की, कितने साल, ये कितना साल छोड़ो, कितने महीने तक आपका घर चल जाएगा बड़े आराम से? कितना ऐसा बना के रखा है? मेरे को जवाब मत देना, आप अपने आप को जवाब देना। सर इसको कहते हैं फाइनेंशियल सिक्योरिटी। हम मिडिल क्लास वालों को बचपन से एक शब्द बताया जाता है, जॉब सिक्योरिटी। बेटा ऐसी जॉब लेनी है जिसमें सिक्योरिटी हो, जॉब सिक्योरिटी तो होनी चाहिए। अरे चाचा एक बात बताओ, जॉब जिसने क्रिएट किया उस जॉब की सिक्योरिटी वो तय करेगा कि आप तय करोगे?
है? जॉब रखना है कि नहीं रखना है, जॉब पे आदमी रखना है कि नहीं रखना है, ये तो जॉब क्रिएट करने वाला सोचेगा ना। जॉब करने वाला कहां से तय कर सकता है कि ये जॉब सिक्योर होना चाहिए? अरे भैया, आप जॉब के मालिक नहीं हो, जॉब के नौकर हो, तो आपके हाथ में जॉब की सिक्योरिटी हो ही नहीं सकती। जिस दिन मालिक को लगेगा मुझे इस जॉब की जरूरत नहीं है, निकाल देगा वो, क्या कर लोगे आप? तो एक भ्रम से जगो, मैं आपको उठाना चाह रहा हूं। जॉब सिक्योरिटी फेक वर्ड है, मिथ है, होता ही नहीं है। मिडिल क्लास के कानों में, दिमाग में डाला जाता है, या अमीर लोग डालते हैं, कंपनी का मालिक लोग डालते हैं, अरे यार तुम यहाँ जॉब कर रहे हो, तुम्हारी जॉब सिक्योर है, तुम्हारी पूरी जॉब सिक्योरिटी है, इसलिए तुम यहीं बने रहो। अरे घंटा जॉब सिक्योरिटी कभी भी निकाल देगा वो। आए दिन देखते नहीं हो, IIT वाईटी करके अमेजॉन फेसबुक से लोग निकलते रहते हैं, निकाल दिया जाता है उनको। उनकी जॉब सिक्योरिटी है ही नहीं, आपकी कहाँ से हो जाएगी भैया? तो सोचना किस चीज़ के बारे में? सर फाइनेंशियल सिक्योरिटी। लेकिन कैसे? हमारी तो इनकम बहुत कम है, हम कैसे फाइनेंशियल सिक्योर? हमारा तो चलता ही नहीं है, सारा खर्चा घर चलाने में खत्म हो जाता है, कैसे होंगे हम फाइनेंशियल सिक्योर? ठीक है, तो वही बात करते हैं, आज कैसे होंगे। एक और बात बताता हूँ। अगले दिन जब सुबह मेरी 5 बजे की फ्लाइट थी और मैं फ्लाइट में बैठा, मेरी विंडो सीट थी, जनरली मैं विंडो ही सीट प्रेफर करता हूँ। थक गया था, रात भर सोया भी नहीं था, उन्हीं से बातचीत करने में काफ़ी समय लग गया था। सुबह 5 बजे की फ़्लाइट, तो मैं बैठ गया और थोड़ा सोने टाइप जैसा लग रहा था। इतने में मैं क्या देखता हूँ, मेरी बगल वाली सीट पर एक बड़ा हैंडसम सा, एक रिच अमीर लड़का आकर के बैठता है। तो मैंने जरा देखा उसको, अरे बड़ा हैंडसम सा रिच अमीर लड़का आके बैठा है। लेकिन बात करने का मन किया, लेकिन नींद इतनी आ रही थी तो मैंने इग्नोर कर दिया, मैं लेट गया, आंखें बंद कर लिया। फिर फ्लाइट जब धीरे धीरे टेक ऑफ हुआ, उड़ गई हवा में, तब मैंने कॉफ़ी ऑर्डर किया। तो कॉफ़ी जैसे ही मैं ले रहा था ना, चूंकि मेरी विंडो सीट थी, मेरे आगे वो था और उधर से ही कॉफ़ी आनी थी, तो हाथ में जब मैंने कॉफ़ी लिया ना, तो थोड़ा सा वो डगमगा गया ग्लास और हल्का सा कॉफ़ी उस पर गिर गया। तो अचानक से भाई साहब गर्मा गए, एकदम लाइन अंग्रेजी देने लगे। ए व्हाट, मैं बोल नहीं सकता, इधर आप समझ गए ना, व्हाट आर यू डूइंग मैन, ऐसा करके जो अंग्रेजी वाली लाइन होती है। तो मैंने सॉरी और रिपेयर, माफ़ी चाहूँगा, माफ़ी मांगा, मैंने, मेरी गलती थी। जब उन्होंने मेरी शक्ल की तरफ देखा तो मुझे वो भी पहचान गए कि आप सागर सिन्हा हो। तो मैंने कहा हाँ भैया चलो बच गए, ना तो कोई पिटाई उटा ना हो जाता फ्लाइट में, चाय की कॉफ़ी गिरा दिया, उसके कपड़े मैंने पीट उठ ना दे हमको, तो हम बच गए भैया। फिर हमारी बातचीत होने लग गई। अच्छा, जब बातचीत होने लग गई, हाथ में आईफोन है, अमीर आदमी है, बातचीत करते करते फाइनेंसेस के बारे में काफ़ी सारे सवाल वो पूछने लग गए। आजकल मैं जहाँ जाता हूँ लोग फाइनेंस मैनेजमेंट के बारे में मेरे से सवाल पूछते हैं, स्टॉक मार्केट के बारे में सवाल पता नहीं क्यों, ठीक है करते हैं, अच्छा लगता है। तो पूछताछ में पता चली कि भाई साहब एक MNC में जॉब करते हैं और 6-7 महीने हुए हैं जॉब करते हुए, और सैलरी है मात्र 25,000 रुपये महीने की, मात्र 25,000 रुपये महीने की। अच्छा, मैंने शुरुआत में क्या बोला, एक अमीर लड़का मैंने कैसे समझा? सर ऊपर से नीचे तक बंदा वो ब्रांडेड था, ऊपर से नीचे तक। हाथ में आईफोन का लेटेस्ट वर्जन 15 प्रो मैक्स था, कान में जब उसने लगा रखा था वो एयरपॉड प्रो था, मतलब 27-28 हज़ार का तो उसका हेडफोन था, 1.5 लाख का उसका फ़ोन था, और कपड़े ऊपर से नीचे तक ब्रांडेड थे। तो अमीर तो देखने में लग जाएगा, और वो लगाना भी यही चाहता है। हर मिडिल क्लास, हर जो फेक रिच होता है, दिखाना भी यही चाहता हूँ। मैं देख के यही समझा। मैंने पूछा 25,000 की सैलरी में 1.5 लाख का आईफोन कैसे भैया? बोला EMI भी लिया सर, क्रेडिट कार्ड। मैंने कहा हमारी वीडियो देखते हो फिर भी तुम EMI पे आईफोन ले रहे हो? बोला हाँ देखते तो हैं, बताते तो हैं, लेकिन मन कर जाता है, क्या करें। ठीक है, मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है सर? रात को मैं ऐसे आदमी से मिलता हूं जो मामूली ठेला लगाता है, मिसल पाव बेचता है, और अपने 10-12 साल को सिक्योर कर चुका है। अगले दिन सुबह एक हैंडसम रिच दिखने वाले लड़के से मिलता हूं जो अपनी पूरी इनकम, पूरी हर महीने की कमाई वो अपने दिखावे पर, अपने अय्याशी पर उड़ाता है। अगले 10 साल बाद दोनों में से किसकी जिंदगी बेहतर होगी? अगले 10 साल बाद किसके पारिवारिक रिश्ते बेहतर होंगे? अगले 10 साल बाद किसके दिमाग में सुकून होगा? अगले 10 साल बाद कौन डर के साये में नहीं जिएगा कि कहीं मेरी करंट आती हुई इनकम को कुछ हो जाए तो मेरा घरबार कैसे चलेगा? जवाब मिल गया होगा, पहला वाला। अब आप फिर से यही पूछोगे, मुझे पता है कि भैया हमारी इनकम है कम, कैसे करेंगे हम ये सब? रोनाल्ड रीड का नाम सुने हो? एक किताब मैंने पढ़ी, साइकोलॉजी ऑफ मनी, तो उसमें एक स्टोरी है रोनाल्ड रीड के बारे में। सर अमेरिका में ना, यह आदमी एक मामूली सफाई कर्मचारी,
अपने यहाँ जो झाड़ू पोछा करने वाला होता है, ऐसा आप समझो। मामूली सफाई कर्मचारी 2014 में 92 साल का ये जब हुआ तो इसकी मौत हुई। अच्छा, जान के आपको ताज्जुब होगा कि 2014 में ही अमेरिका में 28 लाख लोग मरे थे, लेकिन उन 28 लाख लोगों में से सिर्फ 4000 लोग ऐसे थे जिनका एसेट, जिनकी संपत्ति $8 मिलियन से ज्यादा थी, $8 लाख से ज्यादा थी। सिर्फ 4000 लोगों के पास। और उन 4000 लोगों में ये अपना क्या रीड था, ये सफाई कर्मचारी। आप कहोगे ये जरूर कोई 2 नंबर काम कर रहा होगा, पीछे ड्रग्स का धंधा कर रहा होगा, तभी तो इतना संपत्ति आया भैया। मतलब 28 लाख लोग मरे और सिर्फ 4000 लोगों में जितनी संपत्ति थी हाईएस्ट, ये उनमें था। हाँ जी, कोई लॉटरी नहीं लगी थी सर, कोई 2 नंबर का काम नहीं करता था। दरअसल वो थोड़ा थोड़ा पैसा स्टॉक इन्वेस्टिंग करता था, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग करता था, जिसकी वजह से अंत समय में इतना बड़ा, बिकॉज ऑफ कंपाउंडिंग। ये नहीं, आपको तो पता है ना, हम पहले भी कई बार सेशन कर चुके हैं कंपाउंडिंग के। कंपाउंडिंग का फायदा क्या है? कंपाउंडिंग आपसे ज्यादा पैसा नहीं मांगता है इन्वेस्ट करने के लिए, आपसे ज्यादा समय मांगता है। थोड़े थोड़े पैसे देते रहो, लेकिन लंबे समय तक देते रहो, तो कंपाउंडिंग इतना गुना करके आपको पैसा देता है कि आप शायद सोच भी नहीं सकते। अगेन वही एग्जाम्पल, 1 रुपए को हर रोज अगर डबल करते रहो तो 31वें दिन वो 100 करोड़ रुपए बन जाता है। गलत नहीं सुना आपने, 100 करोड़ रुपए, कई बार बोल चुका हूं मैं। ये पावर है कंपाउंडिंग की। अब बात समझ आ रही है मेरी? सर, फाइनेंस इकलौता ऐसा फील्ड है जहां पर आपसे ज्यादा बड़ी डिग्री भी किसी के पास है ना, उससे भी ज्यादा आप अमीर जल्दी बन सकते हो, उससे भी ज्यादा आपके पास संपत्ति हो सकती है अगर पैसों के मैनेजमेंट की थोड़ी बहुत भी आपको नॉलेज है तो। और मैं तो कहूंगा कि अगर आपको किसी एक्सपर्ट से सीखने का मौका मिले फाइनेंशियल एजुकेशन, तो भैया सारे काम धाम छोड़ करके उसे सीखने जाना। इसीलिए मैं आपको एक बाइट सुनने की सलाह दूंगा, स्टॉक मार्केट सिंप्लीफाइड बाय अहमद अली खान। ऐसे कई सारे बाइट्स कुकू एफएम पर हिंदी में अवेलेबल हैं। अब आप कहोगे बाइट्स क्या है? तो बाइट्स उन लोगों के लिए एक अमेजिंग सॉल्यूशन है जिनके पास समय की कमी होने की वजह से वो बुक नहीं पढ़ पाते। बाइट्स को सुनकर सिर्फ 15 मिनट में पूरी बुक की लर्निंग आप ले सकते हो, और इसका नरेशन भी काफी स्मूथ है। आप इन्हें मॉर्निंग वॉक करते हुए, खाना खाते हुए, इवनिंग वॉक करते हुए कभी भी सुन सकते हो। मैं तो अपने ट्रैवलिंग टाइम को बड़े अच्छे से यूज कर रहा हूं इन दिनों बाइट्स को सुन करके। पिछले कुछ दिनों में मैंने कुछ 3 बाइट्स सुनी। पहला लर्न टू अर्न, दूसरा हाउ टू गेट हाई रिटर्न्स फ्रॉम एसआईपी, तीसरा 3000 में फ्यूचर सिक्योर, जिससे मुझे तो काफी कुछ नया सीखने को मिला भैया। इसलिए मैं आपको भी सलाह दूंगा, बाइट्स को जरूर चेकआउट करो। और अगर आप कुकू एफएम के सब्सक्राइबर नहीं हो तो मैं कहूंगा एक कूपन कोड SRS50 इस्तेमाल करके पहले महीने के सब्सक्रिप्शन पर 50% डिस्काउंट लेने का मौका बिल्कुल ना छोड़ना, जिसकी वजह से आपको 99 नहीं सिर्फ 49 ही पे करना पड़ता है। ऐप डाउनलोड करने का लिंक और डिस्काउंट कोड हमने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में डाल दिया है। अब आते हैं बैक टू द टॉपिक। सर, बात यह है, ये जो गरीबी है ना सर, गरीबी आए तो बुरा लगता है। मेरी बात आप ध्यान से सुनना, मैं जो समझाना चाह रहा हूं। गरीबी जब आए तो बुरा लगता है, लेकिन यही गरीबी का पता जब दूसरों को चल जाए, अपनी गरीबी का, तो ज्यादा बुरा लगता है। और अमीरी जब आए तो अच्छा लगता है, और अपनी अमीरी का पता जब दूसरों को चल जाए तो और अच्छा लगता है। लेकिन अब ध्यान से सुनो, ये अमीरी दूसरों को आपकी कभी अच्छी नहीं लगती सर। ये अमीरी ना आपको सच्चे दुश्मन और झूठे दोस्तों से मिलाएगी। जो दोस्त बनेंगे वो झूठे होंगे, लेकिन जो दुश्मन बनेंगे आपकी अमीरी की वजह से वो सच्चे होंगे। चाहे वो जलन से बने, चाहे आपसे उधार मांगा हो और उधार आपने ना दिया हो इसकी वजह से बने हो, चाहे आपके रिश्तेदार ही हो, पहले दोस्त रहे हो, लेकिन आपकी अमीरी देख करके कहे हमको भाव नहीं दे रहा, घुमाने नहीं ले जा रहा, हमको कुछ गिफ्ट नहीं दे रहा, हमको उधार नहीं दे रहा है, दुश्मन बनेंगे। लेकिन वो दुश्मन जो उस वक्त बनेंगे वो सच्चे दुश्मन बनेंगे, लेकिन जो दोस्त मिलेंगे वो नकली होंगे, क्योंकि आपकी अमीरी को देख के आपके पास आए हैं। जब लोग आपके बराबर नहीं पहुंच पाते ना, तो वो आपको अपने बराबर लाने में लग जाते हैं। और दुनिया में सिर्फ नाई ही ऐसा है जो पूछ करके काटता है, लेकिन बाकी दुनिया तो बिना पूछे काट देगी सर आपका। इसीलिए पैसों की समझ होनी बहुत ज़रूरी है। पैसा दिखाना है या नहीं दिखाना है, इसकी समझ होनी बहुत ज़रूरी है। एक मूवी आई थी अभी 12वीं फेल, देखा ना, मनोज जो IAS बने थे। उस मूवी में एक सीन है, वो लड़का एडमिशन लेने जाता है और उसके पास ज़्यादा पैसे नहीं होते हैं, तो उसको एडमिशन नहीं दिया जा रहा था बेचारे को। लेकिन बाद में जब वही लड़का IPS बन जाता है
तो उसको एक फोटो खिंचवाने के लिए उसको 1.5 लाख रुपए देने को तैयार हो जाता है वही इंस्टीट्यूशन वाले जो इंस्टीट्यूशन से उसको भगा दिया गया था। यानी कि एक चीज समझ में आती है सर, जब आप असफल हो तो आपकी कोई औकात नहीं है, लेकिन जब सफल हो गए, जब कामयाब हो गए, तो लोग आपके फोटो की भी कीमत देने आ जाते हैं। जब गिरोगे ना दोस्त तो कोई उठाने नहीं आएगा, लेकिन अगर खुद उठकर खड़े हो गए तो दुनिया तुम्हारी कहानी सुनाएगी। तो इस बात का जो रोना रोते हो ना, कोई तुमसे सही बिहेव नहीं करता, अपनी औकात तो बदलो, लोगों का बर्ताव यूं बदल जाएगा। हमारे एक मित्र हैं अभिषेक जी, उन्होंने हमें फ़ोन किया कि सर ये वाइट टी शर्ट ऊपर आपने पहन रखा है तो नीचे जूते भी वाइट होने चाहिए। अक्सर आपने अगर कभी नोटिस किया हो तो मैं ब्लैक स्पोर्ट्स शू पहनता हूँ जिसका शोल वाइट होता है। तो उनको मैंने बताया, अभिषेक भैया ऐसा है कि पिछले 3 साल से हमारे पास एक ही स्पोर्ट्स शू है, इसके अलावा कोई दूसरा जूता ही नहीं है हमारे पास, तो हम कहाँ से सफ़ेद है वो दूसरा पहने हम। अब आप कहोगे अरे एक ही जूता? हाँ भैया, पिछले 3 साल से हमारे पास एक ही स्पोर्ट्स शू है और वही हम पहनते हैं। हमारे को कोई शौक नहीं है बाहरी चीज़ों पर खर्च करके दूसरों को दिखाने में। मैं अपना पैसा वहाँ लगाना चाहता हूँ जिससे मेरी ग्रोथ हो, मेरे पैसे की ग्रोथ हो। देखो सर एक चीज़ समझो, पेड़ के पत्तों पर पानी दोगे ना तो कभी पत्तों की ग्रोथ नहीं होगी। पेड़ के जड़ों में पानी दोगे ना तो जड़ भी बढ़ेंगे और पत्ते भी बढ़ेंगे। हम गलती ये करते हैं कि पेड़ के पत्तों को पानी दे रहे हैं आजकल। हमारे पत्ते क्या, बाहरी दिखावा, कपड़े, जूते, आईफोन, इन सब पर खर्च करते हैं, जिसकी वजह से होता क्या है सर, पत्ते तो सड़ते ही हैं, साथ में जड़ भी सड़ता है। लेकिन वही अगर आपने इन्वेस्टमेंट अपना जड़ पर किया, जड़ मतलब ये ब्रेन, दिमाग, इस पर समय लगाया, इस पर खर्च किया, तो सर पत्ते भी बढ़ेंगे और जड़ भी बढ़ता चला जाएगा। ये समझ होनी जरूरी है सर। आज के लोगों में ये समझ खत्म हो गई है। मेरी बात मानते हो कि नहीं? मेरी बात से अग्री कर रहे हो? मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, यस अग्री, अग्री, मुझे लिख के बताइए। सर मेरा एक दोस्त था, मतलब है, कोविड में ना उसकी जॉब चली गई। जब कोविड आया था, मेहनती लड़का था, हाथ पैर मार करके उसको पता चला कि मास्क बड़ा ट्रेंड में है इन दिनों, मास्क बनाने के काम में वो लग गया। थोड़ा पैसा उससे सेविंग सब लगा करके मास्क बनाने के काम में लगा, और 3 महीने के अंदर उसने इतने पैसे कमाए कि पिछले 5-7 साल की नौकरी में जितना नहीं कमाया था वो उससे कहीं ज़्यादा उसने 3 महीने में कमाए सर। क्योंकि मास्क ट्रेंड में था, हर जगह ज़रूरत थी, मार्जिन भी अच्छा था। अच्छा, इसकी वजह से हुआ क्या सर, 70 लाख की कार खरीदी उसने, 4 BHK का फ्लैट खरीदा उसने। लेकिन धीरे धीरे कोविड चला गया, मास्क की डिमांड घटती चली गई, उसका काम ठप होता चला गया। फिर कई सारे छोटे मोटे काम उसने शुरू किए, लेकिन कोई भी चला नहीं। आज के समय में वो वापस नौकरी कर रहा है और 70 लाख की गाड़ी उसकी बिक चुकी है। वो 4 BHK का फ्लैट भी उसको बेचना पड़ा है। मतलब ज़िंदगी बिल्कुल वैसे ही चल रही है जैसे पहले जॉब में चलती थी। सर कोविड आया, एक बड़ा पैसा कमाया, लेकिन बड़े पैसे को खर्च किया, उस खर्च किए वो पैसा गोलमोल होकर के कहाँ चला गया उसको कुछ नहीं पता। ज़िंदगी फिर से वहीं आ गई जहाँ कोविड से पहले थी। सर कमाई का साइज आपको अमीर नहीं बना सकता, कमाई का मैनेजमेंट आपको अमीर बना सकता है। अगर पैसों को मैनेज करना नहीं आता तो आप कितना भी कमा लो सर, पैसे के पैर नहीं होते हैं, पैसे के पंख होते हैं। उड़ जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, उड़ेगा वो आपके ही हाथ से, लेकिन आपको भनक तक नहीं लगेगी पैसे गए कहाँ, अरे सारे पैसों कहाँ चला गया हमारा। फिर ऐसे में कई बार ख्याल आता है कि यार सब कुछ खत्म हो गया, अब कुछ नहीं बचा ज़िंदगी में, सुसाइड कर ले। लेकिन मेरी एक बात याद रखना है दोस्त, जब जब बुरा समय आपके पास आता है ना, बुरा समय आने का एक ही पर्पस होता है कि आपको मजबूत बनाए। और अगर सच में वो समय को अपने आप को मजबूत बनाने में लगा दिया ना, फिर वापस जो अगला समय आता है वो पहले वाले से भी बहुत ज़्यादा अच्छा समय आता है। देखो जब जब आप भगवान से अच्छा समय मांगते हो ना, भगवान आपको कैसे देगा अच्छा समय? भगवान आपको कामयाबी तक पहुंचाने की सीढ़ी दे सकता है। हाँ, आपको मान लो अगर छत पे चढ़ना है और आप भगवान से मांगते हो हमको छत पे पहुंचा दो, भैया चमत्कार करके वो छत पे तो पहुंचाएगा नहीं, भगवान आपको सीढ़ी दे देगा। अब आप सीढ़ी देख के टेंशन में आ जाओगे, अरे तो सीढ़ी इतना चढ़ना पड़ेगा हमको। अरे भैया सीढ़ी दिया है, वही सीढ़ी तो छत तक लेके जाएगा, जो आप चाहते थे वही सीढ़ी तो कामयाबी तक लेके जाएगा। लेकिन उस सीढ़ी पर चढ़ने की मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। हम घबरा जाते हैं वो सीढ़ी देख करके सर, भूल जाते हैं कि भगवान, कई बार बोला आपको, रात में पेड़ पे बैठे चिड़िया को गिरने नहीं देता जो डाल पर सो चुका होता है। हमें कैसे छोड़ देगा सर? हर चीज़ का मकसद है। जैसा भी समय हमारे साथ आता है हर चीज़ का एक पर्पस है सर, और हमारे भले के लिए आता है वो।
जिंदगी जब तुम्हें 10 फीट पीछे धकेले ना, तो 100 फीट आगे जाने की औकात पैदा करो, क्योंकि बड़ी छलांग बिना पैर को पीछे लिए नहीं लिया जा सकता दोस्त। एक स्टोरी सुनाता हूं तारकासुर की, शिव पुराण में है ये। तारकासुर को देवताओं से युद्ध लड़ना था, तो उन्होंने ब्रह्मा जी की तपस्या करी। उन्होंने क्यों बोल रहा हूं मैं, उसने, युद्ध राक्षस था, उसको उन्होंने थोड़ी बोलेंगे। उसने ब्रह्मा जी की तपस्या करी, तो ब्रह्मा जी प्रकट हुए उसके सामने, उसकी कड़ी तपस्या को देख करके। तो उसने मांगा कि भैया क्या चाहिए तुमको। उसने, ब्रह्मा जी ने पूछा क्या चाहिए तुमको, तो उसने बोला कि हमारे को एक ऐसा वचन दे दो कि युद्ध में मैं जो व्यू बनाऊं, जैसे चक्र व्यू वगैरह होता था, युद्ध में मैं जो व्यू बनाऊं उसको कोई भी तोड़ ना सके किसी तरीके से। ब्रह्मा जी ने बोल दिया तथास्तु, इतना कड़ा तपस्या करेगा, देना ही पड़ेगा भैया। वापस जब ब्रह्मा जी स्वर्गलोक पहुंचे तो उधर इंद्र था, गुस्साया हुआ है, ब्रह्मा जी आपने ऐसे कैसे वरदान दे दिया, वो हमें पे, हमारे स्वर्ग पे अटैक करने वाला है, इसीलिए आपसे लिया है वो। बोला हमको पता है भैया, तो कैसे ऐसा वरदान दे दिए। ब्रह्मा जी कैसे नहीं देंगे, इतना कड़ा तपस्या किया है उसने, तो मैं कैसे नहीं दे दूं उसको। तो इंद्र बोला तो फिर ठीक है, एक ऐसा वरदान हमको भी दे दीजिए, तो ताकि हमको भी उससे हारे नहीं। बोले तुम तपस्या किए हो, जाके करो तपस्या, तपस्या करोगे तो तभी तो देंगे। एक बात समझने की कोशिश कीजिए सर, ब्रह्मा जी भी देवता, इंद्र भी देवता। सर एक देवता दूसरे देवता को फ्री फोकट में वरदान देने को तैयार नहीं है बिना तपस्या किए। हम तो इंसान हैं, बिना तप करे, बिना आग में जले भगवान हमको कैसे वरदान दे देगा सर। सर ब्रह्मा विष्णु महेश, जितने भी आपने पौराणिक कहानियां सुनी होगी सर, हर चीज में आपने देखा होगा जिसने तपस्या किया भगवान ने उसी को तथास्तु बोला। आलसी निकम्मों नक्कारों को कभी तथास्तु नहीं बोलते भगवान। सर हमारी सबसे बड़ी समस्या ये है कि सर खराब रिमोट होता है और हम टीवी को रिपेयर कराते हैं। नहीं समझे, समझाता हूँ। आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आपके घर में अगर टीवी का रिमोट खराब हो जाए तो टीवी का डिस्प्ले रिपेयर कराओगे या रिमोट रिपेयर कराओगे? रिमोट ही कराओगे ना। लेकिन असल ज़िंदगी में हम उल्टा करते हैं सर, हमारी परिस्थितियों को हम दोष देते हैं, हमारे समय को हम दोष देते हैं, लेकिन वो किस वजह से खराब हुआ? अरे वो तो सिर्फ डिस्प्ले है। खराब करने का कारण तो हमारा ये है, हमारी सोच है, हम खुद हैं। हम हरामखोरी करते हैं तब जाके हमारी परिस्थितियां खराब होती है, हमारा समय खराब होता है। हम अगर सही रहे, मेहनत करते रहे तो वो खराब नहीं होगी ना। तो ठीक किसको करने की जरूरत है? इसको। और हम किसको दोष देते हैं? हम क्या चाहते हैं ठीक हो जाए, परिस्थिति ठीक हो जाए, समय ठीक हो जाए, सब कुछ ठीक हो ही जाएगा, भगवान मेरा किस्मत ठीक कर दे, किस्मत ही खराब है मेरा। अरे तुम्हारी सोच खराब है चाचा। सर हमारी जिंदगी में जो भी चीजें हो रही है ना, वो समझ लो एक डिस्प्ले की तरह है। रिमोट यहाँ है, यहाँ जो भी दबाया जाएगा, यहाँ जैसी भी सोच होगी, उसका डिस्प्ले हमारी परिस्थिति के रूप में हमारे सामने आएगा। और हम परिस्थिति को कभी बदल सकते हैं, कब बदल सकते हैं? जब इधर बदलेगा। रिमोट इधर है ना सर, खराबी रिमोट में है। इधर जो बटन दबेगा ऐसा ही परिस्थिति बन जाएगा। और याद रखना, गति कितनी भी तेज हो सर, कुछ लोग बहुत गति पे बिलीव करते हैं, तेज करेंगे सर, फास्ट करेंगे, हमारे को जल्दी सक्सेसफुल चाहिए, सक्सेस होना है। वो रील याद आएगा मुझे, सक्सेसफुल हो रहा, सक्सेसफुल सुना है कि नहीं? सर एक बात बताओ, आपके हाथ में फेरारी लग गई, आपको दिल्ली से आगरा जाना है सर, एक नंबर गाड़ी आपके पास दिल्ली से आगरा जाने के लिए, लेकिन रास्ता आपने पकड़ लिया दिल्ली से रोहतक का। कभी आगरा पहुंचोगे क्या? कहाँ पहुंचोगे? अरे रोहतक पहुंच जाओगे, फेरारी होने के बावजूद भी। आज ऐसा ही समय है, आज युवाओं के हाथ में फेरारी है, सबसे तेज चलने वाला साधन है, लेकिन दिशा गलत है। किसकी बात कर रहा हूं मैं? हर किसी के पास स्मार्टफोन है, इंटरनेट है, वो दुनिया में जो चाहे वहां पहुंच सकता है, जो चाहे वो सीख सकता है, जो चाहे वो समझ सकता है, जैसी सोच डेवलप करना चाहे वैसे कंटेंट को पढ़कर, रीड कर, देखकर वो समझ सकता है, अपना दिमाग वैसा बना सकता है, लेकिन दिशा गलत है ना। उसको तो लड़कियों के इंस्टाग्राम पे रील देखना है, किसने कम कपड़े पहन रखे हैं वो देखना है, कौन सा नया आईफोन आया है, कौन सी गाड़ी। दिशा गलत है सर, स्पीड तो भरपूर है। इंटरनेट पटाख से इधर, पटाख से उधर, पटाख से जो सर्च करो हाथ में आ जाएगा। और अगर आप ये कहते हो ना कि हमको तो पैसा सर कमाना बहुत है लेकिन कमाना नहीं आ रहा, क्या करें, एकदम रातों रात अमीर बनने का कोई रास्ता बता दो, क्विक रिच स्कीम बता दो। लोग इसी में बर्बाद हैं, इसी के चक्कर में तो स्कैम होते हैं। क्विक रिच, तुरंत अमीर बनना है सर, फाइनेंशियल एजुकेशन चाहिए तो रातों रात एजुकेशन चाहिए, ऐसा कुछ तरीका बताओ कि पैसे को हम मैनेज करके खटाखट अमीर बन जाए। अरे चचा तुम ना यार। तो देखो चीजें धीरे धीरे होती है। एक एग्जांपल फिर देता हूं आपको। हमारी जो किताब है ना द रियल रिच, आपको पता ही नहीं,
हमारी किताब अब लॉन्च होने वाली, प्री लॉन्च में अमेजन पे अवेलेबल है, द रियल रिच सर्च करना उसमें हमने पैसों के बारे में बहुत डिटेल में बात कर रखा। खैर किताब के बारे में नहीं बात कर रहे। तो किताब, मेरा एक ड्रीम था कि मैं बहुत पहले से किताब लिखूं। 3 साल 4 साल पहले से मैं सोच रहा था किताब लिखूं, लेकिन क्यों नहीं लिख पा रहा था। मेरे मन में रहता था अरे यार 100 200 300 पन्ने का किताब लिखेंगे कैसे। जब पूरा फ्री समय मेरे पास होगा तब किताब लिखना शुरू करेंगे। वो 3 साल से कभी फ्री समय आया ही नहीं किताब लिखने का। तो मुझे किसी ने बताया कि किताब कभी ऐसे नहीं लिखा जाता कि फ्री समय तो कभी आएगा नहीं। किताब लिखने का सबसे अच्छा तरीका है कि हर 2-3 दिन पर 10-12 लाइन लिख दिया करो। मैंने कहा हर 2-3 दिन पर 10-12 लाइन्स, वो तो बहुत आसान है, तो कर लेंगे। सर कई महीनों से मैं करना शुरू कर दिया। सर कब किताब खत्म हो गई, पूरी बुक लिखा गई, पता ही नहीं चला। सर समझाना मैं आपको क्या चाह रहा हूं सर, जब तक आप इस एक्सपेक्टेशन के साथ काम करोगे कि मेरे को फटाफट रिजल्ट मिल जाए, रिजल्ट कभी नहीं मिलेगा। और रिजल्ट मिलना तो छोड़ो, आप काम को स्टार्ट ही नहीं करोगे, क्योंकि आपको दिख रहा है अरे इतनी बड़ी चीज मैं कैसे पाऊंगा, होगा ही नहीं, हम स्टार्ट ही नहीं करेंगे। लेकिन थोड़ा करना शुरू कर दिया, किस दिन वो रिजल्ट को आप अचीव कर लोगे आपको पता ही नहीं चलेगा। सर कभी घर में दूध उबाला है या चाय बनाया है? देखो बहुत बढ़िया एग्जांपल है। सर दूध को जब गैस चूल्हे पर चढ़ाते हो, सर चूल्हे का आंच आप कितना भी तेज कर दो वो नहीं उबलेगा, वो दूध अपना शांत पड़ा रहेगा ऐसा करके। आप कहोगे बड़ा बदमाश दूध है, इतना आंच तेज कर दिया, उबल ही नहीं रहा। लेकिन थोड़ा समय 2-3-4-5 मिनट बाद सर आंच अगर कम भी रहे तो दूध एकदम फड़फड़ा करके उबलना शुरू हो जाता है। इसका मतलब क्या है सर? सर 2 मतलब है, 2 चीज़ें इसमें निकल के आती हैं। एक तो लगातार उस आंच का, गैस का सप्लाई होना, आग का सप्लाई होना लगातार। अगर आप बीच बीच में बंद कर दोगे तो दूध उबलना वही सुबह शाम हो जाएगा, लेकिन दूध नहीं उबलेगा। लगातार आग का सप्लाई है, और लगातार होने के बाद एक टाइम पे अचानक से दूध उबलता है। हमको लगता है बड़ा अचानक से। सर अचानक से नहीं उबला, उस पर मेहनत बहुत समय से की जा रही थी। उसका रिजल्ट आपको अचानक से दिख भले रहा है, लेकिन दूध के अंदर की सतह है ना वो गर्म हो रही थी। तो ऐसे ही जिंदगी में कोई भी चीज ना, बड़ा रिजल्ट तभी आता है जब काम अंदर बहुत हो चुका होता है। और काम जब तक अंदर हो रहा होता है बाहर कोई रिजल्ट दिखता नहीं है। सर आपने कभी स्टॉक मार्केट वगैरह देखा होगा, कई सारे स्टॉक्स होते हैं जो लोग कहते हैं अरे रातों रात है तो स्टॉक 30% बढ़ गया, 20% बढ़ गया। या कई बार हम कह देते हैं अरे कुछ लोगों की किस्मत तो रातों रात बदल गई, रातों रात कामयाब हो गया। सर देखने में लग रहा है रातों रात हुआ है, ऐसा नहीं होता है। कितने महीनों कितनों सालों की कंसिस्टेंट एफर्ट, कंसिस्टेंट मेहनत उसके अंदर चल रही थी, और एक दिन अचानक से ग्रोथ आती है तड़ से, तो कह देते हैं लोग कि रातों रात नहीं हुआ है सर, बड़ी लंबी रात गुजारी है उसने। वो अंदर काम कर रहा था, दुनिया को पता नहीं चल रहा था। याद रखो पब्लिक में आपको उसी चीज का एप्रिसिएशन मिलता है जिस चीज की प्रैक्टिस आप प्राइवेट में कर रहे होते हो। ना दूध अचानक उबलता है, ना किसी की ग्रोथ रातों रात होती है, ना कोई स्टॉक एक झटके में 20-30% बढ़ता है। सब कुछ बहुत लंबे समय से हो रहा होता है, हमें देखने में लगता है अरे अचानक हो गया है ये। और मैं तो कहूंगा जिंदगी में ग्रो करना इसलिए भी जरूरी है कि सर आपकी ग्रोथ से, आपकी कामयाबी से कुछ लोग जलने वाले होने चाहिए। क्योंकि ज़िंदगी में जब थक जाओगे ना, अरे बहुत काम करके थक गए, तो उन जलने वाले लोगों के बारे में जब सोचोगे ना, अरे ये भी मेरे से जलता है, बड़ा मजा आएगा उस टाइम पे। वो फेसबुक पे पोस्ट डालेंगे, आपकी बुराइयां करेंगे, आपको पता है जल रहा है, इसकी तो औकात नहीं मुझे सामने आने की, तो फेसबुक पे ही लिखेगा ना, ये बड़ा मजा आता है। फिर आपके सर्कमस्टेंसेस में, सॉरी आपके सराउंडिंग्स में, सर्कमस्टेंसेस नहीं, आपके सराउंडिंग्स में कुछ जलने वाले होने चाहिए सर। जितने ज़्यादा जलने वाले उतनी ही औकात आपकी बड़ी है। आपकी ज़िंदगी में, आपके सर्कल में अगर कोई जलने वाला नहीं है, समझ जाओ आपने कुछ उखाड़ा ही नहीं लाइफ में। समझ आ रही मेरी बात? पैदा करो सर, ऐसी ताकत पैदा करो, ऐसी पावर लाओ कि लोग जलें तुमसे। जल नहीं रहा तो तुमने कुछ उखाड़ा ही नहीं है? समझ पैदा करो सर, ऑब्जर्व करने की ताकत डेवलप करो। अच्छा, ऑब्जर्व करने से एक और बड़ी चीज याद आई, बड़ा महत्वपूर्ण बात बताता हूं, समझो ध्यान से। सर आपको लगता है कि खिलाड़ी ज्यादा पैसे कमाता है या खेल को खिलवाने वाला ज्यादा पैसा कमाता है? मतलब मैं आपसे पूछूं, अगर विराट कोहली ज्यादा पैसा कमाता है या फिर विराट कोहली को खिलवाने वाला शाहरुख खान की टीम या मुकेश अंबानी की टीम, वो ज्यादा पैसे कमाते हैं? सर खेल को खेलने वाला कितना कमा रहा है उससे कहीं ज्यादा खेल को खिलवाने वाला कमाता है। किसी भी खेल में देख लो सर, किसी भी खेल में। एक एग्जांपल लेता हूं मैं यूपीएससी का, बड़ा ट्रेंड में है ना इन दिनों।
अच्छा, ये बात करनी इसलिए भी जरूरी है कि लोग जब यूपीएससी में सिलेक्शन नहीं होता है, आईएएस आईपीएस नहीं बनते हैं, हताश होते हैं, कुछ सुसाइड वगैरह बहुत चीज़ें होती है। सर ध्यान से सुनिए, अभी बात जिंदगी बदल जाएगी मेरी बात अगर समझ गए तो। सर एक तरफ है यूपीएससी का टीचर और एक तरफ है यूपीएससी के स्टूडेंट। सर यूपीएससी का स्टूडेंट 3 साल 4 साल 5 साल तैयारी करके उसका जब सिलेक्शन नहीं होता है तो वो कहता है मेरी किस्मत, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, समय खराब हुआ, पैसा खराब हुआ। हाँ, ऐसा करता है। लेकिन किसी यूपीएससी टीचर का समय और पैसा खराब होता है क्या? कभी नहीं होता सर। सर हजारों बच्चे हैं, उन हजारों में से किसी का सिलेक्शन हो ना हो, यूपीएससी टीचर को तो पेमेंट पहुंचेगी ही पहुंचेगी। यानी कि तुम हारो या जीतो, वो तो हमेशा जीतेगा ही जीतेगा। सर खिलाड़ी हारे या जीते, सर खेल को खिलवाने वाला तो कमाएगा ही कमाएगा। इस बात को समझो। तो मेरा पर्पस आपको यह समझाने का ये है कि ऑब्जर्वेशन पावर डेवलप करो। सर समाज में जो हो रहा है ना, सिर्फ वो मत देखो, समाज में पर्दे के पीछे क्या चल रहा है वो देखने की ताकत रखो। आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, आईआईटी की तैयारी कर रहे हो, मेडिकल की तैयारी कर रहे हो, सर इस भाव से, इस पर्पस से क्यों नहीं पढ़ते कि अगर सिलेक्शन नहीं भी हुआ तो मैं पढ़ाऊंगा। सर ज्यादातर यूपीएससी के टीचर, आईआईटी के टीचर वो पास आउट नहीं होते हैं, वो फेलियर्स होते हैं। लेकिन चूंकि अच्छे से उन्होंने पढ़ाई करी होती है तो अच्छा पढ़ा पाते हैं वो। सर एक बात आपको पता ही नहीं पता है, एक आईएएस जितना कमाता है ना सर, कई सारे अच्छे यूपीएससी टीचर हैं, विकास देवकृति हैं, अवध ओझादी हैं, खान सर हैं, इन सब की कमाई आपको क्या लगता है? सर 10, 12, 15 आईएएस की जितनी कमाई होगी ना पूरे साल की, शायद ये महीनों का कमाते होंगे इतना। तो अगर गोल बनाना है तो ऐसा बनाओ ना। हाँ मैं मानता हूं हर किसी को पढ़ाने में एक्सपर्टीज नहीं होती, इंटरेस्ट नहीं होता, थोड़ा लाल बत्ती का रुआब चाहिए होता है। तो आप एक और बात समझो ना सर, जितनी इज्जत विकास देवकृति की है, आपको लगता है कि एक आईएएस की शायद उतनी इज्जत होगी? हाँ लाल बत्ती देख के सलाम ठोकने वाले बहुत सारे होंगे, लेकिन दिल से इज्जत। मैं आपको डाइवर्ट नहीं कर रहा कि आईएएस मत बनो, आईपीएस मत बनो, बनो, लेकिन इस सोच के साथ मत बनो कि अगर नहीं बना तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। ऐसा कुछ नहीं हुआ सर। दूसरा और स्कोप बचा हुआ है। ढंग से पढ़ाई तो करो, चाहे आईटी हो, मेडिकल हो। अगर आपने ढंग से पढ़ाई की है तो सर स्कोप बहुत सारे हैं। सिर्फ स्कोप वही नहीं है जो आप देख रहे हो। खिलाड़ी नहीं बन सके तो कोई बात नहीं, खिलाड़ी को खेल करवाने वाला बन जाओ, कमाओगे ज़्यादा। लेकिन हाँ उसमें मिडिल क्लास की वो जो बीमारी वाली सोच है उससे निकलना पड़ेगा। अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो हमारी इज्जत चली जाएगी, हमारे पापा के, अरे इज्जत कहीं तेल लेने। मिडिल क्लास की कोई इज्जत होती है क्या? सर गरीबों की कोई इज्जत होती है क्या? हमारी इज्जत चली जाएगी। सुनो एक बात और ध्यान से, बात याद आ गई। अभी मूवी आई थी ना, जवान मूवी रिलीज हुई थी फारूक खान की, कुछ टाइम पहले पठान रिलीज हुई थी। सर बड़े बड़े स्टार्स की जब फिल्म रिलीज होने वाली होती है ना तो हेटर्स एक्टिव होते हैं, बुराई करने वाले, साथ ही फैंस भी एक्टिव होते हैं, तारीफ करने वाले, दोनों टाइप के लोग एक्टिव होते हैं। हाँ फिल्म आ रही है तो मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूं सर, जब आदमी पॉपुलर और बड़ा होता है ना तो उसको प्यार करने वाले भी होते हैं, उसको नफरत करने वाले भी होते हैं, दोनों लोग आते हैं उनके बारे में बोलने के लिए। लेकिन जब आदमी पॉपुलर है ही नहीं तो ना उसकी तारीफ करने वाला होगा ना उसका हेटर है। अभी आमिर खान की बहुत लंबे समय तो कोई फिल्म नहीं आई। आमिर खान के बारे में सोशल मीडिया पर कोई डिस्कशन है, कोई चर्चा है? नहीं है, फिल्म नहीं आ रही। लेकिन जैसे फिल्म आने वाली होगी देखना कैसे हेटर्स और फैन फॉलोअर्स दोनों एक्टिव हो जाएंगे। आपके बारे में समाज में अगर कोई बात नहीं कर रहा तो आपको लग रहा है कि आपकी इज्जत है? सर औकात नहीं है। बुरी लगेगी मेरी बात, नहीं बात तो मैं तो ऐसे ही बोलता हूं, मैं तो खुला बोलूंगा। मेरा पर्पस आपको बुरा लग रहा है तो लगाना है, बुरा लगेगा तभी तो किस्मत बदलेगी, तभी तो सुधरोगे, तभी तो अपने फाइनेंसेस को मैनेज करना सीखोगे। सर इज्जत नहीं है, ऐसा नहीं है, औकात नहीं है। क्योंकि जिसकी औकात होती है ना उसके चाहने वाले भी होते हैं, उसके नफरत करने वाले भी होते हैं। दुनिया में एक बड़ा सफल आदमी मुझे दिखा दो जिसके सिर्फ चाहने वाले हैं, नफरत करने वाले नहीं हैं। या कोई ऐसा आदमी दिखाओ जिसके सिर्फ नफरत करने वाले हैं, चाहने वाले नहीं हैं। अगर वो सफल है, अगर वो बड़ा है, दोनों ही होंगे। कुछ लोग गालियां देंगे, कुछ लोग पैर छुएंगे। और तुम्हें लगता है गालियों से डर? अरे तुम गालियों से डरोगे तो कहां बड़ा बन पाओगे भैया? गालियां तो मिलेंगी, लेकिन तुम गालियों क्यों दिख रहे हो? उन तालियों के बारे में सोचो ना जो तुम्हारे काम के तुम्हारे काम को देख करके लोग बजाने वाले हैं। समझे चाचा? इज्जत चली जाएगी। कोई बुरा बोल नहीं रहा तो ये मत समझो इज्जत है, औकात नहीं है। आज के सेशन में अगर मज़ा आया है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए मज़ा आया। और कुकू एफएम डाउनलोड करने का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में डाल दिया है। सीखना हो तो डाउनलोड कर लेना। बुरा लगा हो तो ये नहीं कहूँगा माफ़ करना, बुरा लगा हो तो लगना चाहिए। मेरा पर्पस ही था बुरा लगाना,
क्योंकि बदलाव तभी आता है जब दिल में चोट लगती है, और मेरा पर्पस ही है आपके दिल में चोट लगाना। तो आज के सेशन में इतना ही। मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा अगर मजा आ गया तो। लिख के बताइए। अरे पढ़ रहा हूं मैं कमेंट, देखो स्क्रीन खोल के बैठा हूं, देखो।